हाय एवरीवन। मैं हूं साबिर खान और मराठी के पेपर फर्स्ट के सारे पेपर जो चल रहे थे डिस्कस करना क्वेश्चन पेपर्स, उसका ये लास्ट क्वेश्चन पेपर है 2020 का। तो हमारी जो सीरीज़ थी पेपर फर्स्ट की वो ख़त्म हो रही है अभी। उसके बाद में सेकंड पेपर का देखेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, पिशवीत काय आहे कुणालाच माहीत नाही, अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार ओळखा। तो कुछ अधोरेखित तो किया नहीं उसने, पर हाईलाइट किया। तो कुणालाच, तो ये जो कुणालाच लिखा है तो इसका सर्वनाम का टाइप कौन सा है वो पूछ रहा है उसका। तो ये है अनिश्चित, मतलब कौन है हमको पता ही नहीं क्या है, तो मतलब फिक्स नहीं है। ये कोई सवाल पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क्स प्रश्नार्थक नहीं है, ये अनिश्चित है, हमें पता नहीं कौन है। तो अनिश्चित सर्वनाम है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, पुढील वाक्याचा विशेषणाचा प्रकार कोणता। तो यहाँ पर वाक्य का वाक्य प्रकार पूछ रहा हो विशेषण का कौन सा है, बट स्टेटमेंट है वही नहीं दिया उसमें एग्ज़ाम में। तो महा टीईटी की कोई नई बात नहीं है ये, जो परीक्षा परिषद है उसकी गलती क्वेश्चन पेपर में गलती आना कॉमन बात है, उसके लिए कॉमन बात है, तो इग्नोर करो। उसके बाद में दूसरा है, गडकरी हा माझा व्याख्यानाचा दुसरा आवडता विषय असेल, या वाक्याचा काळ ओळखा। तो असेल ये सादा भविष्यकाल रहेगा आपका, सादा भविष्यकाल। ठीक है, इसलिए लगेगा सादा भविष्यकाल क्योंकि किसी भी तरह का भविष्यकाल होने दो आपको, वर्तमान काल सॉरी सादा काल कौन सा भी होने दो, चाहे वो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्यकाल हो, उसमें संयुक्त क्रियापद नहीं रहता है, सिंगल रहता है, सिर्फ एक क्रियापद होता है। तो आपको पहचानना रहता है कौन सा है, तो भूतकाल है, भविष्यकाल है या फिर वर्तमान काल है, इतना ही पहचानना रहता है। तो ये सादा भविष्यकाल का आंसर है ये आपका। ओके, वाक्यात नसलेले विरामचिन्ह कोणते। तो एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, ये सामने आपके, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह नहीं है जो ऑप्शन में दिए हैं वो उसमें नहीं है एक्चुअल यूज़ किया। मतलब ऑप्शन में 4 विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन दिए हैं। अब जो एग्जाम्पल दिया है उसमें कौन सा यूज़ किया गया नहीं है वो पहचानना है। तो यहाँ पर मीनू सांगू लागली, अब ये कॉमा है इसके बाजू, फुल स्टॉप नहीं है, और इन्वर्टेड कॉमा शुरू और आजोबा फिर कॉमा है। वेबसाइट म्हणजे संकेतस्थळ, कळलं का आता क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो स्वल्प विराम है, हाँ है। प्रश्नार्थक भी बिल्कुल है, पूर्ण विराम भी है, हाँ। संयोग चित्र नहीं है। संयोग चिन्ह मतलब क्या रहता, दो अल्फाजों के बीच में थी डैश की लाइन खींचते उसको बोलते संयोग चिन्ह, ऐसा संयोग चिन्ह। या फिर कोई अक्षर लिखते लिखते लाइन ख़त्म हो गई और आधा ही हम एक अल्फाज आधा ही लिख पाए, तो फिर आधा हम लोग संयोग चिन्ह देकर आधा दूसरी लाइन में लिखते हैं, तब संयोग चिन्ह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुढीलपैकी उपसर्ग घटित शब्द कोणता। उपसर्ग घटित, उपसर्ग उसको बोलते हैं जो किसी भी अल्फाज के पहले लग जाता है, जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो उपसर्ग पहले लगता है किसी भी अल्फाज के और प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय, और शब्द से पहले क्या लगता, उपसर्ग लगता। तो यहाँ पर गुलामगिरी है ना, दादागिरी, गुलामगिरी, दादागिरी, नशेगिरी, तो ये गिरी जो है तो क्या है, प्रत्यय लगा है अल्फाज के बाद में, गिरी। कलाकार है ना, कलाकार, चित्रकार है ना, कुंभकार है ना, तो कार ये शब्द ये भी क्या है आपका, प्रत्यय लगा है। ठीक है, मानवता है ना, मानवता, ता से ये ता जो है तो लास्ट में प्रत्यय लगा है। अब मानवता, विधाता है ना, बुद्धिमत्ता, तो यहाँ पर ये जो ता है तो ये क्या है, उपसर्ग है। और ये है आप सॉरी उपसर्ग नहीं, प्रत्यय है, और उपसर्ग ये लगा है प्रति, प्रतिसाद, प्रतिदिन, प्रतियोगिता है ना, प्रतिदर्पण। तो यहाँ पर ये प्रति क्या है, उपसर्ग लगा है, मतलब शब्द के स्टार्ट में लगा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग घटित शब्द बोलते हैं। कमळ या शब्दाला समानार्थी नसलेला शब्द कोणता। तो कमल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है इसमें, तो अंबुज, हाँ। अंबुज मतलब अंबु मतलब जल में जन्मनारा, मतलब जल में अंबुज, अंबु मतलब जल, और जो मतलब जन्मनारा मतलब पैदा होने वाला, तो अंबुज तो पानी के अंदर में पैदा होने वाला, हाँ, तो कमल ही है। उसके बाद में नीर मतलब पानी, और जो मतलब जन्म लेने वाला, तो नीर मतलब पानी में जन्म लेने वाला, तो हाँ कमल पानी में ही जन्म लेता है। पंख, यहाँ पे पंख जो लिखा है उसका मतलब होता है कीचड़, पंख मतलब कीचड़, और जो मतलब जन्म लेने वाला है ना, पैदा होने वाला, तो ये हाँ कीचड़ में खिलता कमल, तो ये भी उसका समानार्थी ये भी है और ये भी।
आग्रज नहीं है। आग्रज मतलब जो पहले पैदा हुआ या आदि जन्म लेना आ रहा है, ऐसा बोलते हैं मराठी में इसको। आग्रज मतलब जो पहले पैदा हो जाता वो पहले, है ना, तो उसको आग्रज बोलते हैं। तो कमल पैदा ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर सही है 2 नंबर का। ठीक है, कुछ कविता लिखी है 37 से 40 क्वेश्चन है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, 40 के बाद 41 से लेकर 44 तक फिर आपको एक उतारा दिया है, बहुत छोटा है और बहुत आसान है, और 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। खैर, हमारा विषय नहीं है, हम लोग ये देखते हैं। पुढीलपैकी विरुद्धार्थी शब्दांची योग्य जोडी कोणती? तो आजी आजोबा, हाँ ये विरुद्धार्थी बराबर है। उसके बाद में आजी आजोबा बराबर है। कोवळा लहान, लहान नहीं, लहान मोठा आता, या कोवळा कठोर आता, तो कठोर इसका विरुद्धार्थी शब्द है, तो ये गलत हो गया। शिखर माथा, ये दोनों एक ही बात है, शिखर को भी माता ही बोलते हैं, यानी समानार्थी शब्द है ये। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नवे जूने, हाँ ये भी बराबर, इसमें तो 2 विरुद्धार्थी शब्द आ गए। आजी आजोबा बराबर है, नवे जूने जूने, है ना, तो आजी नाथ ऐसा तो नहीं है। अब 2 है, इसमें से कौन सा करना चाहिए? तो ये तो इसमें कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, ये तो क्लियर कट है। इसमें शायद हो सकता कुछ होगा, तो पता नहीं, बट हमारा आंसर तो आ जा रहा नवे और जूने। ठीक है, नवे और जूने। पूजा उद्या येणार आहे ना वाक्याचा प्रकार कोणता? तो ये प्रश्नार्थक वाक्य है, सवाल पूछा गया इसमें। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। पुढीलपैकी वचनांची योग्य जोडी कोणती? दगड, दगड़ के दगड़े नहीं बोलते, दगड़ी बोलते। कितने भी दगड़ रहे तो दगड़ी बोलते, ते दगड़, है ना, ते दगड़, तो दगड़ के कितने भी दगड़ रहे तो दगड़ी बोलते। कागद, कागद को भी कितने भी कागद रहो कागद ही बोलते हैं, कागदे नहीं बोलते। कभी कागदे, कभी सुना आपने ते कागदे, नहीं, ते कागद ही बोलते हैं हम लोग। ओके, पुस्तक, पुस्तकें, हाँ ये बराबर है, ये बराबर है, ये गलत है, ये गलत है। कपड़ा, कपड़े, कपड़े आना चाहिए था यहाँ पे, कपड़ा कपड़े आना चाहिए था, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, आप लोगों को मैं एक अच्छी सलाह देना चाहूँगा। आप देखो, आप ग्रामर जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िए, बट जो शब्दार्थ है या वोकेबलरी है ना, जो शब्दार्थ जिस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो वाडंबे सर की बुक में से रेफ़र कीजिए। सारे लगभग क्वेश्चन उसमें से ही है। वाडंबे सर का शब्दार्थ पूरा देखिए, उसमें क्या बोलते हैं, एक वचन, अनेक वचन, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, वहाँ जाकर देखिए। उसके बाद में सामान्य शब्दांचा सामान्य चुका बोल के एक टॉपिक है, फिर समानार्थी विरुद्धार्थी। ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, पर लगभग उसमें से कवर हो रहा है। आप सब जाकर उसमें से शब्दार्थ, एटलीस्ट शब्दार्थ तो वाडंबे सर का पढ़िए आप। ठीक है, उसके बाद में वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा। कुत्रा भुंकू लागला, लागताच मुले पडू लागली, तो शक्य, संयुक्त, प्रयोजक, सकर्मक। तो देखो यहाँ पे पडू लागली, ये संयुक्त क्रियापद है ना, ये दोनों मिला के एक क्रियापद हुई, ये दोनों मिला के क्या हुआ, एक क्रियापद तैयार हो रहा है। इसका दोनों का एक ही मतलब है, पडू लागले ना, कुत्ते भूखे तो भागने लगे, तो पडू मतलब लागली, पडू मतलब भाग रहे, और लगी मतलब उनको कुछ जख्म लगा, ऐसा नहीं है इसका मतलब। उसका मतलब ये है कि वो भागने लगे, तो ठीक है, तो भागने लगे ऐसा, तो दोनों मिला के संयुक्त क्रियापद तैयार हुआ यहाँ पे। शक्य क्रियापद उसको बोलते हैं जिससे कर्ते को अभी शक्यता है क्रिया करने की, है ना, जेवते, जेवते, चालवते, तो ऐसे अल्फाज आते हैं उसमें, मतलब शक्यता है कि वो चल रहा है या वो खा पा रहा है। प्रायोजक में क्या होता है कि कोई और क्रिया करता, कोई और करते से क्रिया करवा रहा है, मतलब कोई थर्ड पर्सन करवा रहा है, ऐसा इसका मतलब रहता। और सकर्मक तो खैर है ही नहीं ये बात, तो संयुक्त क्रियापद है। ये पजल टाइप तो क्वेश्चन देने नहीं चाहिए उसने, पण हर उसमें दे रहा। चौकटीतील अक्षरे योग्य क्रमाने जुळून तयार होण्या म्हणीतील कोणत्या क्रमांकांची अक्षरे घेतल्यास वारा या शब्दाला समानार्थी शब्द तैयार हुई। मतलब इसके अंदर एक म्हन छुपी है, उस म्हन में से एक शब्द तैयार होता, तो वो वारा का समानार्थी है। अब वारा का समानार्थी शब्द तो बहुत सारे हैं, समीरन को भी बोलते हैं वारा, और काफ़ी अल्फाज है। एक मिनट, तो इसमें से वारा का शब्द समानार्थी शब्द तैयार होने वाला है। वारा वात शब्द है, वात जो वारा का समानार्थी है। वात हवा को बोलते वारे को, वात। तो इसमें समानार्थी तो मला, पण अब उसका नंबर पहचानने के लिए मन पता होनी चाहिए। देख लिया, देवाला दंडवत, हाँ मिल गया। ओके ओके,
देख लिया देवाला दंडवत, देख लिया देवाला दंडवत, देख लिया देवाला दंडवत। तो कितना नंबर आ रहा, वात चाहिए हमें, तो ये कितना आ रहा, 1 2 5, 5 नंबर आ रहा, 6 7 8 9, 9 आ रहा, तो 9 5 9 है क्या ऑप्शन में? है, ओके ओके मिल गया, 5 9। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और आप लोग अगर आपको ये ऐसे इसने पिछले साल भी पूछा था ऐसा, 2000 आई थिंक 18 में या फिर 17 में पूछा था, 18 का पेपर मैंने किया नहीं। तो आप लोगों को एक सलाह है कि क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट सब एक तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो शायद आपको उसमें की महन पहचानने में बहुत टाइम देगा। तो अगर आपको 1 2 3 सेकंड में या 5 सेकंड में अगर उसकी महन कौन सी है समझ में नहीं आई, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पजल ढूंढने तक आपका बहुत टाइम जाएगा। तो 1 मार्क्स के लिए अगर आपको पहली प्राइमा फेसी आपकी नज़र में अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसको इग्नोर करने का और आगे बढ़ने का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो 4 है, पर ये अगर आपको ये पहचान में नहीं आती कौन सी महन है तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कोई भी मतलब एक अंदाजे टोला मार के आगे निकलने का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। ओके, शाळेच्या स्नेहसंमेलनासाठी मान्यवर लोकांना पाहुणे म्हणून बोलवण्यासाठी लिहिलेले पत्र हे कोणत्या प्रकारचे असेल? तो निमंत्रण है ना, पाहुणे किसको बुलाना है तो निमंत्रण करना पड़ेगा ना, तो निमंत्रण देना पड़ेगा उनको, मेहमान बोल के। तकरार थोड़ी कर नहीं सकते, सूचना तो दे नहीं सकते, आएंगे नहीं, बोल रहा हूँ। अभिनंदन, कुछ अच्छा किया तब अभिनंदन करने के लिए हम पत्र लिखते हैं कि कुछ अच्छा काम किया या फिर कुछ अच्छा हुआ, तो अभिनंदन देने के लिए अभिनंदन पत्र किया जाता। तो यहाँ पर निमंत्रण पत्र आएगा उसका सही आंसर। श्रद्धांजलि मधील एकूण वर्ण किती, तो ये अल्फाज में एकूण वर्ण कितने पूछ रहा हूँ। तो अभी ये इसको अगर आप फोल्ड करेंगे या फिर इसको देखेंगे, जूम करने से पूरा फट जा रहा, क्या ज़्यादा जूम नहीं करते इसको। तो श्रद्धांजलि में क्या आएगा, पहला श, ये आधा श रहेगा, फिर र पूरा है। अब आपको मैंने कल ही बताया था या पिछले पेपर में बताया था, देखो कभी भी जैसे ये यहाँ पर अगर ऐसा कभी नीचे वाला, तो ये जो नीचे का जो ये लाइन रहती है ना, तो ये पूरा रो होता है ना। पहले समझा देता मैं आपको, ये जो लाइन रहेंगी ये पूरा रो रहेगा और आधा वो रहेगा, यहाँ पर याद रखना ही है। तो ठीक है, तो ये रो पूरा रहेगा और ये आधा वो रहेगा। पहली बात, अगर आपको ये रो रफ़ार की विलांटी ऊपर से ही, तो इस टाइम में ये र आधा होता है और ये वो पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्र, पहले श आधा है, ठीक है, उसकी टांग तोड़ेंगे, र आधा है, फिर भी टांग तोड़ना पड़ेगी क्योंकि अपनों को मोजना है कितने, तो और उसके अंदर अ रहता, फिर ध आधा है, फिर सॉरी ये ध होगा, आधा ध, फिर द आधा, और उसके बाद में आ, फिर बाद में अनुस्वार है ना, ये अनुस्वार, फिर जो का आधा करना पड़ेगा और उसके बाद अ लगाना पड़ेगा, फिर ल आधा और दूसरी इलांटी ई। तो कितने हो रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अल्फाज हो रहे इसके। तो 11 ऑप्शन में है, 11 है ना, तो ये 11 ये वाला आंसर है इसका। श्रद्धांजलि इसमें एकूण कितने वर्ण है, तो 11 वर्ण है इसमें। पुढीलपैकी विरुद्ध लिंगी शब्दांची चुकीची जोडी कोणती? शुक सरिता, शुक सरिता विरुद्धार्थी विरुद्ध लिंगी, सरिता मतलब नदी है और शुक मतलब सूखा, तो ये कोई विरुद्ध जोड़ी नहीं है उसकी, तो ये वाला आंसर आएगा आपका। बोका भाटी बराबर है, मोर का लंडोर बराबर है, कोला कोल्ली नूंगा, हाँ वो भी बराबर है। तो मतलब ये वाला ही गलत है, आंसर ये वाला सही है क्योंकि चूँकि गलत जोड़ी है, ये बाकी सब सही है। कोला कोलिन होता है, बराबर है। उसके बाद में सवाल है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची पुढीलपैकी डॅडॅश ही ओळख नाही। मिसाइल मॅन बराबर है ये तो,
ये बराबर है, शस्त्रज्ञ भी थे, गायक नहीं थे, ये आंसर सही है। गायक नहीं थे ना, वो गाना थोड़ी गाते थे, सिंगर नहीं थे, है ना। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, कोई प्रॉब्लेम नाही। पुढीलपैकी कोणता दिवस बालिका दिन म्हणून साजरा केला जातो? तो ये 24 जानेवारी है, 24 जानेवारी है, ये गलत है, ऑप्शन में गलत दिया है, 24 जानेवारी है बालिका दिन। ठीक है, तो आगे बढ़ते। गीताई या ग्रंथाचे लेखक कोण? गीताई या ग्रंथाचे लेखन किसने किया है? तो संत ज्ञानेश्वर नहीं, विनोबा भावे ने किया है। इन्होंने क्या किया था, इसको उसका मराठी में गीताई बोल के, मतलब जो भगवत गीता है उसका ट्रांसलेट किया था विनोबा भावे ने, जैसा कि वैसा उसको नाम दिया था गीताई। इन्होंने गीता रहस्य नाम की बुक लिखी थी जेल में। इनको जब जेल 6 साल की सज़ा हुई थी तो मंडलाया भेजा गया था उनको जेल में, 8 से 14 के बीच में, मतलब 1908 से लेकर 14 तक वो जेल में थे। तो जेल में इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी थी। इनकी है गीता पे से ही है, बट गीता ही नहीं है, एक गीता मुझे याद नहीं आ रही, गीता गाता ऐसा कुछ है संत टुकड़ो जी महाराज की, तो वो नहीं है, गीता ही नहीं है उनकी। गीता ही तो लोकमान्य ये विनोबा भावे ने लिखी थी, तो इतना आप याद रखो। ठीक है, इनकी कुछ तो है, आप कमेंट करके बताइए सर्च करके। ठीक है, आपको समझ में आएंगे, गूगल भी करे तो मिल जाएगा आपको, बहुत फेमस संत है। पुढीलपैकी अशुद्ध शब्द ओळखा। अशुद्ध आन इस हळू देखो, हळू है इसमें, ये हड़ू ना, तो जो पहला उड़ू है वो ऐसा लिखते हैं, मतलब आपको लिख के दिखा था मैं, ऐसा लिखना था उन्होंने, ऐसा हड़ू, तो पहला उकार देना था, दूसरा उकार देना था, पहला दिया, इसलिए ये गलत है। और अशुद्ध पूछ रहा है कौन सा है, तो पहला ही गलत है, तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, बाकी शुद्ध होने ही चाहिए, तो ये वाला है। पुढीलपैकी अर्थाच्या दृष्टीने गटात न बसणारा शब्द ओळखा। है मतलब घोड़े को बोलते, तुरंग भी घोड़ा है, वारू भी घोड़ा है, गज हाथी को बोलते हैं, तो गटात न बसणारा ये है, गज मतलब हाथी, ये वाला। ठीक है, तो आपका 4 नंबर का आंसर सही है, गज। घोड़े बांधण्याची किल्ल्यावरील जागा पागा, इसको पागा बोलते, किले में जो घोड़े बांधने की जगह रहती उसको वो बोलते पागा बोलते। ठीक है, गोठा बैल गाय भैंस बांधने का रहता, आरामगाह, पीलखाना ये आरामगाह मतलब इंसानों की आरामगाह की जगह हो सकती है, पीलखाना मुझे नहीं पता किसका है, तो ठीक है, तो पागा आपका यहाँ सही आंसर है। पुढीलपैकी योग्य वाक्प्रचार असलेले पर्याय कोणता? इसमें से वाक्प्रचार कौन सा है वो पहचानना है। हाथ टेकने, हाँ हाथ टेकने मतलब हथबल होने, मतलब हम लोग हाथ टेक देते ना, किसी चीज़ से परेशान हो गया हार मान लेते, हथबल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाथ टेकने, हार मान लेना एक तरह का। ठीक है, तो ये बराबर है। कान टेकने, कान फूटने नहीं, ये कोई ऐसी कुछ वाक्प्रचार नहीं है। डोड़े ये नहीं, ये भी नहीं, बीमारी है सब, ये बीमारी है, ये बीमारी है। नाक गड़ने, ये भी बीमारी के टाइप से है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला राईट आन्सर आहे। वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात कोणती? घरा शेजारी ठेवलेल्या गवताच्या गंजीला सकाळी अचानक आग लगली, गंजीला अचानक आग लगली। अधोरेखित का गया है, कैसा समझेगा, क्या पूछ रहा है? तो खैर परीक्षा दे, तो गलती उससे होना कोई नई बात नहीं है, तो कोई सा पहचानना है, कुछ बोला ही नहीं तो कैसा पहचानेगा इंसान, ईजी लेते। तो ये 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम जा रही, तो कमेंट करके बॉक्स में बताइए। साथ साथ शेयर कीजिए इसे, एग्ज़ाम बहुत करीब है, अनकरीब है, 10 दिन बाकी है, तो शेयर कीजिए, शायद एक आपको आइडिया है पेपर कैसा सॉल्व करना हो, कुछ मदद हो सकी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और थोड़ी दया हमारे ऊपर भी दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपको। हाँ, दूसरी बात आपको एक सूचना देनी थी। तो सूचना ऐसी है कि 1 नवंबर से हम लोग, जैसे महा टीईटी की परीक्षा ख़त्म होती है, तो 1 नवंबर से हम लोग सीटेट की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है तो कॉल कर सकते हैं, ये नंबर नीचे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो ये बताना था आखिरी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट
मैं पेपर सेकंड के स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी। पेपर सेकंड के भी सारे के सारे डिस्कस करूँगा आपको। दूसरी बात, आज ही से, मतलब आज 20 तारीख है ना, आज 20 तारीख से हम लोग लाइव सेशन ले रहे हैं। अभी लाइव मतलब 10 दिन महा टीटी का हम जितना पॉसिबल हो उतना रिवीजन कराने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप लोग भी बने रहिए। रात में 7 से लेकर 11 तक का रिवीजन के जो सेशन चलेंगे वो चलेंगे। तो ठीक है, आप दोस्तों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए मैसेज को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।